नमस्कार। आज के इस तासिका में सभी छात्र मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थी जानते हैं, इसके पहले तासिका में हमने आपको सूचित किया था कि नवनिर्माण कविता पाठ्यपुस्तक की जो पहली कविता है नवनिर्माण, इस कविता का आरंभ हमें आज करना है। इस प्रकार की सूचना आपको मैंने इसके पहले तासिका में दी थी। नवनिर्माण यह नए पाठ्यक्रम की पहली कविता है। ये कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित कविता है। कवि त्रिलोचन जी का मूल नाम जो है, वास्तविक नाम वासुदेव सिंह जी है। कवि त्रिलोचन जी उनका निकनेम हो सकता है, विशेष नाम हो सकता है, तो उनका वासुदेव सिंह ये मूल नाम है। तो कवि त्रिलोचन जी ने ये कविता जो लिखी है, एक नवनिर्माण के हेतु लिखी है। लोगों को, समाज को, ये छात्रों को एक प्रेरित करना चाहते हैं वे। इनका जन्म है 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। कविता आरंभ करने से पहले कवि परिचय भी हम संक्षेप में लेना चाहेंगे, ताकि कवि परिचय इसलिए लेंगे कि कविता समझाते समय कवि की जो पार्श्वभूमि है, संघर्षमय रही है या बिल्कुल सुखात्मक परिस्थिति में उन्होंने जीवन बिताया है, ये सारी परिस्थितियां या उनका दृष्टिकोण क्या है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, यह हमें देखने को मिलता है, यह हमें पता चलता है। इसलिए कवि परिचय, रचनाओं का नाम, विधा परिचय और कविता का हम आरंभ करेंगे। अब देखिए, जैसे कि उनका जन्म 20 अगस्त 1917 उत्तर प्रदेश में हुआ है। वे जो है हिंदी भाषा के ज्ञाता है। हिंदी भाषा के तो वो ज्ञाता है, मतलब वो हिंदी भाषा भलीभांति वे लिखते हैं, बोलते हैं और चिंतन मनन करते हैं। उसके साथ वे अरबी और फारसी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात वह अनेक भाषाओं के ज्ञानी रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है, अच्छा सक्रिय रहे हैं, और इसलिए काव्य में प्रयोगधर्मिता करने का उनका एक छंद है, एक हॉबी है। ये प्रयोगधर्मिता का मतलब क्या है, किसे कहते हैं प्रयोगधर्मिता? प्रयोगधर्मिता का मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है, आप सब विद्यार्थियों को बीच बीच में जो कठिन शब्द आते हैं उन शब्दों को लिखना है। जैसे कि आप समझिए, महाविद्यालय में ये तासिका चल रही है। मैं आप जैसे महाविद्यालय में आपको समझाता हूं और शब्द लिखवा के देता हूं, यहाँ सुविधा वैसी नहीं है, फिर भी भाषा विषय में शब्द आप लिख सकते हैं, ज्यादा शब्द होते नहीं हैं, और इसलिए आपको बीच बीच में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ में आपको बताऊंगा और आपको लिखना है, और उसी गति से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो प्रयोगधर्मिता का अर्थ यह है, प्रयोगधर्मिता का तात्पर्य यह है, कविता में छंद, अलंकार या मुक्त छंद या व्याकरण से संबंधित जो घटक है, इनका प्रयोग जो है बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, और यह करने का प्रयत्न जिस कविता में किया जाता है उस कविता को प्रयोगधर्मिता कहा जाता है। याद रखिए, कवि जो है प्रयोगधर्मी कवि है, अच्छा अच्छा प्रयोग इसमें किए हुए हैं। इसमें यह कविता ही छंद 8 छंदों से बनी हुई है, इसलिए एक छंद का प्रयोग, चतुष्पदिया, ये छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे देखिए, ये नवसृजन के प्रेरणा स्रोत है। नवसृजन मतलब एक नया निर्माण करना चाहते हैं, नवनिर्माण करना चाहते हैं। नया निर्माण करते समय नई पीढ़ी को, युवकों को, छात्रों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल हताश, उदास, निराश एक दिखाई हुई देती है। इसलिए कवि ने या महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक मंडल ने, अध्ययन मंडल ने यह पहली कविता, प्रेरणात्मक कविता, छात्रों को प्रेरित करने वाली कविता नवनिर्माण शायद ली होगी, ऐसे मुझे लगता है। अब इसमें ये छात्रों को, नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिलती है। जैसे हमने इसके पहले अध्ययन किया है, पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक के पहला पाठ जो था वह था युवाओं से। वह पाठ भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देता था। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने नई पीढ़ी को नवनिर्माण के लिए एक साथ आकर काम कैसे किया जा सकता है, या युवकों को पुनरुत्थान के लिए, नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा था। एक अच्छा संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था,
और इसी प्रकार का संदेश नए पाठ्यक्रम में भी कवि त्रिलोचन जी हमें देना चाहते हैं। इसलिए यह सृजनात्मक कवि है, नव निर्माण करना चाहते हैं, नई पीढ़ी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, दबे कुचले वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं। और अब इसके साथ उन्होंने दबे कुचले वर्ग का भी चित्रण किया हुआ है। हालांकि हम तो जानते हैं और इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है, हिंदी साहित्य का समाज के साथ एक अटूट संबंध है। हमने पहले तासिका में आपको बता दिया था कि हिंदी साहित्य का जो है जीवन के साथ, समाज के साथ एक अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूटता है, बहुत ही हमेशा के लिए बंधा रहता है और साहित्य हमेशा के लिए समाज से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ ऐसे दबे कुचले वर्ग का वर्णन चित्रण किया है। जैसे प्रेमचंद जी ने, हम जानते हैं, पुस्तकें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रेमचंद जी ने तमाम सारा जो साहित्य लिखा हुआ है वह बिल्कुल जो गरीब वर्ग है, जैसे किसान का चित्रण किया हुआ है, गरीब महिला का चित्रण किया हुआ है, एक बुढ़िया का चित्रण किया हुआ है, जैसे बूढ़ी काकी ये कहानी है उसमें उसकी दशा का वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ इस कवि ने दबे और कुचले वर्ग का या गरीब पीड़ित वर्ग का चित्रण किया हुआ है, जिनको आगे लाना चाहते हैं, जो पिछड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलितों का चित्रण किया हुआ है। दलित साहित्य का वर्णन जो है या दलितों का जो वर्णन है, इनका वर्णन इस साहित्य में हमें, ओम प्रकाश जी के साहित्य में हमें जूटन वगैरह जो साहित्य है वह दलितों का चित्रण करने वाला जो है, उनको समाज में लाने के लिए इस प्रकार का साहित्य लिखा गया है, या उनको आगे लाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए साहित्य लिखा हुआ है। इसके साथ और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो कविता लिखी हुई है कि भिक्षुक, इस कविता में बताना चाहते हैं, मेरे पड़ोस के वे सज्जन प्रत्येक कर दिन सरिता मज्जन। ध्यान से सुनिए पंक्तियां, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोले से पुए निकाल दिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उस और जिस और वह रहा भिक्षु इतर। अर्थात इस प्रकार समाज में भी एक मानसिकता वाला वर्ग है और इस प्रकार एक गरीब वर्ग को, भिक्षुक वर्ग को आगे एक समाज के प्रभाव में आगे लाना चाहते हैं और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रकार से प्रेरित करना चाहते हैं। इस प्रकार तमाम सारे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य में एक काव्य लिखा हुआ है, साहित्य लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये नवनिर्माण जो कविता है कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित, ये भी नई पीढ़ी को, नए छात्रों को एक अच्छा प्रेरणा देती है और ये कविता हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती है। अब इसके साथ ये जो उन्होंने सेवा की है कवि त्रिलोचन जी ने, उनका जो जन्म है हमने देखा 20 अगस्त 1917 को हुआ और उनकी मृत्यु जो है, दुखद उनका निधन जो है 2007 में हुआ। लगभग 90 साल उन्हें पूरा जीवन जिया है, उसमें साहित्य की सेवा, समाज की सेवा उन्होंने की है। याद रखिए, हो सकता है बचपना पर अगर छोड़ दिया तो वहां से आगे अगर गए तो उन्होंने काफी अच्छा हिंदी साहित्य की सेवा की है और हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का काम किया है, समाज को एक आगे बढ़ने का या प्रवाह मिलाने का काम किया है। अब उनकी रचनाएं भी है, मैं सभी रचनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा, परंतु उनकी कई गिनी चुनी रचनाएं हैं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, सबका अपना आकाश, देश काल, दैनंदिनी आदि उनकी रचनाएं हैं। विधा परिचय में नवनिर्माण यह चतुष्पदी 4 चंद वाला छंद है। याद रखिए, क्या नवनिर्माण यह जो चतुष्पदी है, यह छंद है, यह 4 चरणों वाला है। जिस छंद में 4 पंक्तियां होती हैं उसको यहाँ छंद कहा गया है, चतुष्पदिया कहा गया है। ये चौपाई जैसे होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। याद रखिए। अब छात्रों के मन में प्रश्न उठा होगा, लिखिए शब्द, अब लिखिए, विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, लिखिए कि तुकबंदी का मतलब क्या है कि जो 4 चरण वाला पद है या छंद है तो उसमें पहले, दूसरे और चतुर्थ पंक्ति के अंत में एक ही शब्द होता है। जैसे मैं आपको तुरंत एक उदाहरण बता देता हूं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए, जैसे ही अभी तुरंत आपके सम्मुख उदाहरण में स्पष्ट करना चाहूंगा, यह उन्होंने क्या बता दिया है, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी है। अब देखो, प्रथम चरण में भी पंक्ति के अंत में मुझको शब्द आया है और द्वितीय पंक्ति के भी अंत में मुझको शब्द आया है और नियम के अनुसार चतुर्थ पंक्ति के अंतिम शब्द जो है वह भी मुझको है। इसे कहते हैं तुकबंदी। तो आप तुकबंदी का अर्थ लिखिए। तुकबंदी यानी 4 चरणों वाला जो चतुष्पदी छंद होता है उसमें पहले, दूसरे और चतुर्थ
पंक्ति के अंत में एक ही शब्द का जो प्रयोग होता है उसे तुकबंदी कहा जाता है। लिखा ना? ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है तुकबंदी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये तुकबंदी है। तुकबंदी का मतलब है मुझको, देखिए तुकबंदी का मतलब जैसे यहां भी दिया है, मुझको शब्द 3 बार आया है। इसका वर्णन भी मैंने आपको अभी बता दिया आपको कि, और ये काव्य परिचय जो है, याद रखिए काव्य परिचय, प्रस्तुत कविता में कवि ने आशावाद दृष्टिगोचर किया है। क्या किया है? आशावाद दृष्टिगोचर किया है। आशावाद मतलब क्या है? शब्द लिखिए आशावाद। शब्दकोश में बहुत सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं। ये जो शब्दकोश दिया हुआ है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसका उपयोग करते हुए भी यहाँ मैंने आपको शब्द दिए हैं। तो इसका आशावाद का मतलब ये अब लिखिए, यह विश्वास कि जो होगा ठीक और अच्छा ही होगा। आशावाद मतलब एक आशा होती मन में, मैं वो करूंगा, उस दृष्टि से आशावाद है। ये इस कविता में दृष्टिकोण दिखाई देता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। हम तो सब जानते हैं कि आज दुनिया में कोरोना एक वैश्विक महामारी के माहौल में, याद रखिए कोरोना जैसे महाभयंकर स्थिति में आज सामान्य आदमी को जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। फिर भी समाज के एक अच्छे लोग या शासन के माध्यम से, चाहे वो केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो या समाज के जो मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं, वे लोग गरीब लोगों को 2-2 निवाले एक प्रकार से देकर एक अच्छा मानवीय दृष्टिकोण जो है इस्तेमाल करते हैं या मानवीय दृष्टिकोण का एक पालन करते हैं। और यही नई पीढ़ी को, यही छात्रों को ये विचार, ये दृष्टिकोण याद रखना है। उसका उल्लेख आगे आया है। तो सामान्य मनुष्य को संघर्ष करना ये अनिवार्य हो गया है। बिना संघर्ष से आसानी के साथ कोई मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। आप भी विद्यार्थी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये संघर्ष है। आपके माता पिताजी काम करके आपको सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं, यह भी एक संघर्ष है। या तो गरीब जो है आदमी या महिला बाजार में सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो एक संघर्ष है। किसान जो है खेत में काम करता है, पसीना बहाता है। मैं किसान का लड़का हूँ, इसलिए इस सारे संघर्ष में भलीभांति परिचित हूँ। ये कोई परानुभूति नहीं है, ये स्वानुभूति है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि ये स्वानुभूति और परानुभूति का मतलब क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये साहित्य है, इसका पल्लवन करना होगा, इसका स्पष्टीकरण देना होगा। ये स्वानुभूति मतलब खुद ने अनुभव किया है। किसान का बेटा होने के नाते, किसान का लड़का होने के नाते मैंने ये सब चीजें संघर्ष करके ये अनुभव की है। धूप में काम किया है, छाव में काम किया है, सब दृष्टि से धूप के दिनों में काम किया है, और ये काम करना पड़ता है किसान लोगों को। इसे कहते हैं स्वयं अनुभव लेना, ये स्वानुभूति है। परानुभूति मतलब दूसरों को सुनकर उसको बताना, ये परानुभूति है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ किसान के बारे में, ये संघर्ष के बारे में, किसान एक आम आदमी होता है, याद रखिए। और वो आम आदमी जो है लोगों को बहुत अच्छी तरह से जो है अन्न उपलब्ध करवा के एक प्रकार से पुरोठा करता है, वो भेज देता है। ये किसान बहुत अच्छा काम करता है, उसे हम अन्नदाता कहते हैं। उसके जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। यह संघर्ष जो है एक प्रकार से बिल्कुल लोगों को प्रेरित करने वाला संघर्ष है, नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाला संघर्ष है। और इसलिए ये सामान्य आदमी भी हम कुछ गिन सकते हैं। अब देखिए, मनुष्य को संघर्ष करके अपने जीवन का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा दी है। कवि ने इसमें क्या किया है, थोड़ा संक्षेप में परिचय में दे रहा हूं, उसके बाद कविता का पठन करके समझा दूंगा। कवि ने हर एक व्यक्ति के जीवन में जो अंधेरा होता है, अब अंधेरा मतलब बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार अर्थ लेते हैं कि दिन हो तो भी अंधेरा और रात हो तो भी अंधेरा। अंधेरा का मतलब यह है कि मुसीबतें आना, बाधाएं आना, अड़चने आना, और उसमें से मार्ग निकालते हुए, उसमें से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना, और आनंद के साथ, नम्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ, हंसमुखता के साथ यह काम हमको करना है। ऐसा कौन आदमी है मुझे बताइए। मैं छात्रों से मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन आदमी है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। याद रखिए, हर एक के जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष से जो आगे आदमी आता है वही आदमी बहुत अच्छा बनता है, और उसको सुख की कीमत पता चलती है। कवि त्रिलोचन जी ये सुख की कीमत, ये नवनिर्माण के माध्यम से अच्छा निर्माण करके ये नई पीढ़ी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसलिए पहले कविता में उन्हें बहुत अच्छे उदात्त विचार लिए हैं, जो नई पीढ़ी को, तमाम सारे साहित्यकारों को या समाज को या हम सभी लोगों, पाठकों को, अध्यापकों को जो बहुत प्रेरणा देते हैं। अब देखिए आगे उन्हें यह भी बताया है कि जीवन में व्याप्त अन्याय होता है, अत्याचार है, फिर विषमता है। अन्याय किस पर नहीं होता है, गरीब आदमी होते उस पर अन्याय होता है। अत्याचार हम देखते हैं, तमाम सारे अत्याचार होते रहते हैं।
निर्भया हत्याकांड प्रकरण है, फिर गौरी हत्याकांड प्रकरण है, या तमाम सारे जो हत्याकांड प्रकरण होते रहते हैं। एक हमारे महाराष्ट्र के कोपरगांव का, ये कोपरडी गांव का जो हत्याकांड प्रकरण है, ये जो है अत्याचार, पर इससे हमें आगे बढ़ना है। ये जरूर है, ऐसा हुआ है, पर इससे हमें आगे बढ़ना है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर हमें आगे बढ़ना है। अब अत्याचार करने वाले लोगों के प्रति शासन जो निर्णय लेने वाली है वो तो लेगी, उसमें कतई शंका नहीं है। वकालत करने वाले वकील है, शासन है, वो सब अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन इसमें से वो सुधर के हमें एक अच्छा मार्ग लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए ये जो अन्याय वाली बात है, अत्याचार वाली जो बात है, ये बात यहाँ विषमता जो है, ये गरीब और अमीर, याद रखिए, गरीब और अमीर ये जो कोई दूरी है, ये भी मिटाने का काम एक प्रकार से इसके माध्यम से हमने क्या कहा है, दूर करने का काम कवि करना चाहता है। आज अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किसान जो है बहुत अनाज उत्पन्न करता है, वो श्रीमंत या अमीर होने के बजाय गरीब ही है, और किसानों के ही धान्य पर, अनाज पर बाकी लोग जो है क्या कर रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि किसान जो है अन्नदाता है, और इसलिए तो वो अमीर होने के बजाय, सभी किसानों के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कई किसान ऐसा है कि जो गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये समाज के कई घटक है, वह भी कई घटक जो है गरीब ही है। अर्थात ये जो विषमता है, ये विषमता दूर करने का काम यह कवि त्रिलोचन जी ने इस कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आगे देखिए कि उन्होंने न्याय के लिए क्या किया है, न्याय के लिए उन्हें शक्ति के साथ लड़ने को कहा है। अगर किसी पर अन्याय हो रहा है तो न्याय प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि इस प्रकार के जो हत्याकांड होते हैं, कोपरडी का हो या निर्भया का हो या अन्य इस प्रकार के हत्याकांड होते हैं, तो उसके लिए न्याय के लिए हमें शक्ति के साथ लड़ना होगा। ये भी कवि बताने के लिए भूलते नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने समाज के नवनिर्माण के लिए ये उपयुक्त जो कोई जीवन मूल्य है, याद रखिए, ये जीवन मूल्य यहाँ पिरोने का काम बहुत अच्छी तरह से किया है। इसमें समाज में समानता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, मानवता लाना चाहते हैं। याद रखिए, इस प्रकार के जीवन मूल्यों को स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य है। कवि का मूल उद्देश्य क्या है, नवनिर्माण कविता के माध्यम से तो जीवन मूल्यों की स्थापना करना है, और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। कवि त्रिलोचन जी क्या कहते हैं, हमारे जीवन का, छात्रों को ध्यान में रखना, अंडरलाइन, अधोरेखित कर लीजिए इस पंक्ति को, कि हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता और मानवता। ये दृष्टिकोण लेकर, ये जीवन मूल्यों को लेकर, ये जीवन मूल्य हमें ग्रहण करना है, आत्मसात करना है, इस जीवन मूल्यों को आचरण में लाना है, और इसी प्रकार हमें व्यवहार करना है। ये छात्रों को इस कविता के माध्यम से जीवन मूल्य को सीखना है और आगे बढ़ना है। अब आगे देखिए, उद्देश्य क्या है, छात्रों को भी इसका आदर्श लेना चाहिए, ये जीवन मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। और मानवता जो है, मानवता की बात करते समय आपको जरूर बताना चाहूंगा, मानवता को समझो है देवों के आराधक। कवि क्या कहते हैं कि मानवता को समझो है देवों के आराधक, मानवता के भीतर भी अविरत साधक। क्या मानवता ये जीवन मूल्य समझाते समय कवि कहना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद में जाने वाले लोगों को, पूजा पाठ करने वाले लोगों को बताना चाहते हैं, मानवता को समझो है देवों के आराधक। मानवता मतलब आम आदमी है, गरीब आदमी है, संघर्ष करने वाला आदमी है, सामान्य आदमी है। इस मानवता को हमें समझना है, मानवीय दृष्टिकोण से समझना है। मानवता को समझो हे देवों के आराधक, आराधक मतलब पुजारी, भक्त, इन लोगों को कहा है। आप जरूर जाइए मंदिर मस्जिद में, आस्था है, श्रद्धा है, जरूर जाना चाहिए, पर उसी के साथ साथ हमें जो भूखे प्यासे हैं उनको 2 निवाले खिलाने चाहिए। ये दृष्टिकोण मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण है, और ये मेरे नई पीढ़ी को, ये मेरे छात्रों को ध्यान में रखना होगा। और इसी प्रकार का दृष्टिकोण जो है कवि इस कविता के माध्यम से छात्रों में पिरोने का काम करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस प्रकार ये कविता का जो विधा परिचय है आपके सम्मुख मैंने रखा हुआ है। अब नियम के अनुसार कविता का प्रकट वचन में करता हूँ। अब प्रकट वचन में एक 8 छंद दिए हुए हैं, उसको मैं पहले पढ़ता हूँ। आप सब विद्यार्थी लिख कर लिया होगा या पीडीएफ कॉपी आपके सामने होगी, तो उसको ध्यान से देखिए। कविता का मैं प्रकट वाचन करता हूँ। प्रकट वाचन करना मतलब पढ़ना। पहली बार सब कविता पढ़ना, उसके बाद एक एक छंद को लेकर, एक एक चतुष्पदी को लेकर उसको समझा देना। पहला छंद है, तुमने मुझको दिया है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है।
चौथा चरण, चौथा छंद। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बहुत सुंदर कविता है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बना सके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। सुंदर। अगला छंद है पांचवा। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। छठा जो है छंद। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। सातवां छंद है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। नर नारी मतलब समाज में रहने वाले जो नारी और पुरुष है, उन सबको लेकर एक प्रकार से एक अच्छा दृष्टिकोण, सामूहिक दृष्टिकोण लिया है, न भेदाभेद किया नारी पुरुष में। आगे। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। समाज का निर्माण होता है तो नर नारी के विचारों के अनुसार ही होता है। और आगे अंतिम जो है छंद वह है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत को भी गीत अच्छा था। ये जो 8 छंद है नवनिर्माण कविता के, जिसका प्रकट वाचन मैंने अभी किया है, ये 8 छंद चुनी हुई कविताएं इस संग्रह से लिया हुआ है। अब हम इस 8 छंदों का प्रकट वाचन करने के बाद एक एक छंद को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर उसका अर्थ आपको समझा देंगे। ये अर्थ पढ़कर, ये अर्थ समझकर केवल परीक्षा में आपको लिखना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए, आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए, देश के लिए इसका उपयोग करना है। इन जीवन मूल्यों का आपको उपयोग करना है। यही साहित्य का मूल उद्देश्य है। अगली तासिका में इस कविता के हम इन चरणों को लेकर, इन पदों को लेकर, इन छंदों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।